मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स के डे नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले डे 3 तक की 3 क्लासेस आपको अपने चैनल पर मिलेंगी, जिसमें 5+5+5 यानी 15 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स के हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। चौथी क्लास में आज 5 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको और सिखाने वाला हूं। इसके बाद इसी प्रकार से इसकी टोटल 10 क्लासेस आपके सामने रहेंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी, दिखाई दे रही होगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम सीपीआर पे। ठीक है, तो सबसे पहले जब शुरू करते हैं सीपीआर पे, तो मैं आपको ये बता देता हूं सीपीआर होता क्या। जब बात सीपीआर की जाती है तो सीपीआर का बेसिक मतलब, जो इसका फुल फॉर्म होता है, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। यानी कि ये रेशियो के सवालों में, एलिगेशन के सवालों में, एज के सवालों में, अनुपात समानुपात के सवालों में यूज किया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, समझना ध्यान से। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई अनुपात x और y के अनुपात में है। ठीक है, कोई दो क्वांटिटी है जो कि x और y के रेशियो में है, x और y के रेशियो में है। आप दोनों तरफ एक कोई क्वांटिटी जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने इस तरफ भी a जोड़ा है, इस तरफ भी a जोड़ा। सेम क्वांटिटी जब आप जोड़ते हैं या सेम क्वांटिटी जब आप घटाते हैं, तो x और y का जो अनुपात था, मानते हैं कि बदलकर ये p और q के रेशियो में बदल गया। किस रेशियो में बदल गया? p और q के रेशियो में बदल गया। ठीक, अब ये बात आती है कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। जो रिजल्ट बनता है ना, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, रिजल्ट कैसे बनता है? रिजल्ट यहां पर ये बनता है कि आप इसको लिखते हो x माइनस पी, जो कि होता है ये y माइनस क्यू के बराबर में होता है। ये इसका रिजल्ट बनता है कि x माइनस पी वाई माइनस क्यू के बराबर में होता है। लेकिन अब एक बात को समझना कि x माइनस पी वाई माइनस क्यू के बराबर में कैसे आ जाता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। होता क्या है भाई, कि जब इस रिजल्ट तक पहुंचना होता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको x और y के बीच का जो अंतर है, साथ ही साथ p और q के बीच का जो अंतर है, वो अगर डिफरेंस दिखाई देता है, मतलब डिफरेंट दिखाई देता है, तो उसको क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर हमें x और y के बीच का जो अंतर है, उसको बराबर करना रहेगा p और q के अंतर के बराबर। ये अंतर हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर x माइनस वाई बराबर p माइनस क्यू है, तो p को हम इस तरफ ले आते हैं x की तरफ, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? x माइनस पी। और y को जब इस तरफ लेकर जाएंगे तो y प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस क्यू। तो ये जो सीपीआर होता है, उसका रिजल्ट हमारे पास फाइनली इस प्रकार से आता है, ऐसे। ठीक है, और ये बड़े सारे सवालों को छोटा करने में मदद करता है। ठीक, अच्छा, कई बार क्या देखने को मिलेगा, यहां पर तो सेम क्वांटिटी जोड़ी या घटाई गई है। कई बार आपको, जैसे मान लीजिए x और y का अनुपात यहां पर दिया है, यहां पर हमारे पास a को जोड़ा गया और यहां पर हमारे पास b को जोड़ा गया। सेम क्वांटिटी नहीं ऐड की गई या सेम क्वांटिटी नहीं घटाई गई। यहाँ a ऐड हुआ, यहाँ b ऐड हुआ, और अब जाके ये रेशियो अगर मैं बोल देता हूं कि p अनुपात q हो जाता है। क्या हो जाता है? p अनुपात q हो जाता है, जब सेम क्वांटिटी को नहीं जोड़ा घटाया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है? बहुत ध्यान से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे? x और q का गुणा करेंगे, साथ ही साथ p और y का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x q हो जाएगा। साथ ही में p और y का गुणा करेंगे तो p y का गुणा हो जाएगा। साथ ही में आप इन दोनों का अंतर ले लेंगे। इन दोनों का क्या ले लेंगे भाई? डिफरेंस, अंतर। ठीक है, इन दोनों का आपने अंतर ले लिया। उसके बाद आप गुणा करेंगे a और q का, और साथ ही में p और b का। किसका किसका गुणा किया? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि आपने गुणा किया भाई साहब a और q का, साथ में गुणा किया आपने p और b का। अब सर इनका अंतर लेना है, इनको जोड़ना है, इनको क्या करना है, ये समझिएगा। देखिए, अगर ये चिन्ह यहाँ वाला और ये वाला चिन्ह सेम है, तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि साइन सेम अगर रहता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, साइन सेम होने की कंडीशन अगर रहती है, तो आप क्या करेंगे? आप डिफरेंस लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। ठीक है,
और साइन अगर सेम नहीं है, साइन चेंज है, तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे। साइन अगर चेंज रहेगा तो दोनों को क्या करके लिख देंगे, जोड़ कर लिख देंगे, ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन अगर सेम है तो दोनों का अंतर लिखेंगे और आपस में बराबर कर लेंगे। इसके बाद अगर P और Q के बीच का कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस से इसको आप डिवाइड कर लेंगे। अगर P और Q के बीच का डिफरेंस 1 के अलावा मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, कुछ और है, तो उससे इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, ये होता है CPR यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। क्रॉस का मतलब होता है तिर्यक, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तिर्यक गुणनफल के अनुपात से जो रिजल्ट हम लोग डिराइव करते हैं, जिसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर आप सीखने को पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले सवाल से, जो कि सवाल नंबर 5वां है। ठीक है, दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27 और 17 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? दो संख्याएं पहले 7 और 5 के रेशियो में थी। गौर से देखना जरा। ठीक है, दोनों संख्याओं को 40 कम किया गया, इस संख्या को भी 40 कम किया गया, और मेरे प्यारे दोस्त इस संख्या को भी 40 कम किया गया। अब ये रेशियो बन गया 27 और 17 का। अब देखिए दोनों जगह सेम क्वांटिटी को घटाया गया, तो तरीका मैंने क्या बताया? मैंने तरीका ये बताया, सबसे पहले तो आपको देखना होता है डिफरेंस। देखो भाई, जैसे इस दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिखाई दे रहा, तो आप बोलोगे 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा, तो आप बोलोगे 10 है। तो ये डिफरेंस अगर बराबर करना है तो हमें 2 को 10 बनाना है। 2 को 10 बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि ऊपर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा 7 पंजे 35 और इधर हो जाएगा 5 पचम 25 हो जाएगा। बोलोगे हाँ। ये 35 से 27 हो गया, 8 यूनिट कम हुआ, और ये 25 से 17 हो गया, यानी ये भी 8 यूनिट कम हुआ। तो कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं कि 8 यूनिट वैल्यू कम हुई। अब 8 यूनिट जो वैल्यू कम हुई है, उसी का रीजन तो ये रहा ना कि वो 40 कम हुआ था। तो 8 यूनिट किसके बराबर रहेगा? 40 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5। अब भाई अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। तो आप चाहो तो ये जो संख्याएं थी इनके बीच का जो अंतर था 5 दूनी 10, ये अंतर हमें एग्जैक्ट बताना था। 1 यूनिट 5 है, अंतर हमारा 10 यूनिट का था, तो 10 गुणे 5 इनके बीच का अंतर पड़ जाएगा, यानी 50 आपका उत्तर बन जाएगा। क्लियर है बात? सिंपल सरल बात थी। अगला सवाल। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा? देखिए क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन को समझना थोड़ा जरूरी होता है। ये प्रेजेंट का लाइन हो गया, 2 लोग हैं हमारे पास, ए और बी। समझिएगा ध्यान से। ठीक, इस प्रेजेंट की लाइन से, इस वर्तमान की लाइन से जब बात की जाती है 7 साल पहले की, ठीक है, 7 साल पहले की, 7 years ago, तो ए और बी की एज का रेशियो था 4:5। और इस वर्तमान की लाइन से जब हम लोग 7 साल बाद की बात करते हैं तो ए और बी की एज का रेशियो हो जाता है 5:6। कितना हो जाता है? 5:6, यानी 5 और 6 का रेशियो लेके आ जाता है। ठीक है, अब बात वही सेम सब कुछ देखना ध्यान से। देखो 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1 है। वेरी गुड। 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी ये अंतर बराबर है। अब इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 4 से ये हुआ 5, 1 यूनिट बढ़ा, और यहां पर 5 से ये हुआ है 6, ये भी 1 यूनिट बढ़ा। तो ये 1 यूनिट जो बढ़ा है उसके कारण कितने वर्ष का डिफरेंस आया है? तो 7 साल पहले से 7 साल बाद तक 14 साल का डिफरेंस आ गया। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ये बोलेंगे कि 1 यूनिट जो है वो कितने वर्ष के बराबर रह रही है? 14 साल के। तो 14 चौको कितना हो जाएगा? 56। यानी आज से, वर्तमान से 7 साल पहले ए का उम्र 56 और 14 पंजे 70, बी की उम्र 70 साल। तो 7 साल बाद 56 और 7 63 साल की। वर्तमान में ए कितने का होगा? 63 साल का, और ये कितने का होगा? 77 का। करेक्ट। अब वर्तमान से 5 साल बाद जाना है, तो भाई अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में 63 साल का है तो 5 साल बाद 63 और 5 68 का होगा। और अगर आज कोई व्यक्ति 77 साल का है, 77 का है, तो 5 साल बाद 82 का होगा। इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो लेना था। 2 से इसको काट लेंगे तो ये 34 हो जाएगा, और 2 से इसको काट लेंगे तो 41 हो जाएगा। ये रेशियो हमें बताना था। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? मतलब देखा जाए तो मुंह जवानी कर सकते हैं।
चलिए, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10 और 21 के अनुपात में होती है। मूल संख्याओं में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए, अगर दो संख्याएं दी है भाई और 3 और 5 का उनके बीच का रेशियो दिया है। अब कह रहा है अगर प्रत्येक संख्या में हम 13 ऐड कर दें, यानी पहली में भी 13 को ऐड कर दें और दूसरी संख्या में भी अगर हम 13 को ही ऐड कर दें तो रेशियो हमें क्या मिलकर बनता है, रेशियो हमें मिलकर बनता है 10 और 21 का। क्या बनता है, 10 और 21 का। अब काम वही करना है, डिफरेंस वही बराबर करना है जैसे आप बराबर कर रहे थे। तो अब डिफरेंस बराबर करने का हिसाब किताब कैसे होगा, देखो जरा बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। यहाँ पे डिफरेंस आपको 2 का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है 11 का। अब अगर ये बराबर करना है तो 11 का गुणा ऊपर करोगे, 2 का नीचे करोगे। 11 का गुणा जब ऊपर करोगे 3 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 3 की जगह हम लिख लेंगे 11, है ना, और 5 की जगह क्या लिख लेंगे 55। तो 11 त्याई 33 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 11 पचे 55। 2 का गुणा नीचे करना है तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। करेक्ट, आप बोलोगे हाँ। अब देखो अंतर बराबर दिखेगा आपको, 33 से 55 22 का अंतर दिखेगा और 20 से 42 ये भी 22 का अंतर दिखेगा। तो अब हमारे पास अंतर जो होगा बाबू बराबर होगा। ठीक है, होगा बराबर। अब देखो ये हुआ 33 से 20 यूनिट पर कितने यूनिट गिरा, 13 यूनिट। ये हुआ 55 से 42 यूनिट, कितने यूनिट गिरा, 13 यूनिट। ये 13 यूनिट गिरा किसके कारण, 13 जो जोड़ा गया था। तो इसका मतलब ये रहा, मैं ये कह सकता हूं कि 13 यूनिट जो दिख रहा है ना हमको वो 13 के ही बराबर है। तो 1 यूनिट जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अगर ऐसा रहा तो हमारी जो ओरिजिनल संख्याएं होंगी वो एक संख्या 33 ही होगी मूल संख्या, और एक संख्या क्या रहेगी 55, क्योंकि अगर 1 यूनिट 1 के बराबर है तो 33 यूनिट 33 के बराबर रहेगा। क्यों भाई। अच्छा, अब अगर इन्हीं मूल संख्याओं में 15 ऐड कर दें तो भैया 33 में से 15 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 55 यूनिट का मान 55 रहेगा, है ना। तो अच्छा 55 यूनिट का मान 55 रहेगा, लेकिन 13 तो इसमें भी जोड़ेंगे। तो 13 अगर हम 55 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 55 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 68, यानी कि 68 हो जाएगा। करेक्ट। अब 2 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा और 13 ही जोड़ना है ना, 13 घटाया गया है। अच्छा 13 घटाया गया है, 1 मिनट, प्रत्येक में से 13 घटाया गया था तो घटाया गया है तो यहां पर साइन माइनस का रहेगा। अब 13 इसमें घटा दोगे तो 20 हो जाएगा और 13 इसमें घटा दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 55 में 45 यानी 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सही है ना। तो मूल संख्याएं ये थी 13 घटाने के बाद की। तो मूल संख्याएं अपने पास 33 और इतनी आ चुकी थी। अब ये जो मूल संख्याएं आई है ना इसमें 15 ऐड करना है। तो मूल संख्याओं में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 33 प्लस 15 48 रहेगा और 55 प्लस 15 कितना रहेगा, 70। अब 48 और 70 का अगर रेशियो लेना है तो सिंपल सी बात है, 2 से काटने पर 24 और 35 ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। तो भैया इससे ज्यादा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, और अगर आप लिख देते हो तो फिर मामला गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए और ना चुने गए लोगों के बीच अनुपात इतना होता। अच्छा, यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2 और 1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। पहले चुने गए लोगों की संख्या का अनुपात 2 और ना चुने गए लोगों की संख्या का अनुपात 1, तो हम टोटल देख पाएंगे 3। अब ये कह रहा था कि अगर 50 कम लोगों ने आवेदन किया हो तो देखो पहले आवेदन करने वाले लोगों की कुल संख्या जो थी वो 3 के अनुपात में थी। अब इसमें से अगर 50 कम लोग होते जो आवेदन करते हैं, टोटल आवेदन करने वाले लोगों की संख्या 50 कम हो जाती और चुने गए लोगों की संख्या 25 कम हो जाती, तो इसको 25 कम कर देते। तो अब जो रेशियो रहता वो हो जाता कितना, 9 और 4 का। यानी अब चुने गए लोग 9 की संख्या में होते, ना चुने गए लोग 4 की संख्या में होते और टोटल 13 के रेशियो में होते। करेक्ट। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो 3 क्वांटिटी में लगे तो आपको लेनी वो 2 क्वांटिटी है जिसमें उसके तीनों स्ट्रक्चर हो। जैसे इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें भी ये पूरा स्ट्रक्चर है। इन्हीं दोनों को लेकर चलना होगा आपको। इनको लेकर सर कैसे चलेंगे, इनको लेकर ऐसे चलोगे कि भाई एक तरफ लिख लेना 2 और 3, ठीक,
फिर लिख लेना इसमें से 25 लोग कम हुए हैं और इसमें से 50 लोग कम हुए हैं, ठीक है। फिर लिख लो इसको, ये 9 रहा था और ये 13 रहा था, बस काम खत्म। अब देखो कि इनकी जो मात्राएं है ना, जो घटने वाली मात्राएं हैं, वो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी की नहीं है। एक तरफ 25 घट रहा है, एक तरफ क्या घट रहा है 50। तो इसके लिए मैंने जो तरीका बताया उसका इस्तेमाल कर लीजिए, खट से आंसर मिल जाएगा। ये मैं आपको वो बेसिक तरीका बता रहा हूं जिसमें आप कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज बिना कैलकुलेशन बिना लिखे भी सवाल तक पहुंचे जाएगा, उसको भी बताता हूं। देखना जरा, 13 दूनी 26, 9 तीजा 27, डिफरेंस कितना आया, 1 का आया। तो यहां पर लिख दिया 1 यूनिट बराबर किसके आएगा, 25 गुणे 13, अपने पास क्या होगा 25 गुणे 13, 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, 325। और यहां पर अपने पास क्या जाएगा 450। 450 और 325 के बीच का डिफरेंस होगा 125, तो 1 यूनिट का मान हो गया 125। ठीक, यहां से निकल के आया। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, अब ये कह रहा है कि आपसे कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो भाई आवेदन करने वाले जो टोटल लोग थे शुरुआत में, वो तो 3 के रेशियो में थे। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 125 है तो 3 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 375, यानी इसका 3 गुना हो जाएगी। तो जितने लोगों ने आवेदन किया था उनकी संख्या हमें पास आ जाएगी कि ऑप्शन नंबर सी 375 होगी। लेकिन अब यहां पर सुनना जरा बात को, अब ये सवाल बिना किए कैसे हो सकता था। बिना किए बच्चा ऐसे हो सकता था कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान ऐसा रखते तो ये बिना किए भी किया जा सकता था। देखो, आप ये तो समझ ही गए होते कि 2 लोग अगर चुने गए होते, 1 लोग नहीं चुने गए होते, तो टोटल जो लोगों की संख्या का रेशियो होता वो 3 में होता, 3 से कटने वाली संख्या। तो आप ये चेक करिए कि इन दिए हुए ऑप्शन में से 3 से कटने वाली संख्या क्या ये थी, नहीं थी, क्या ये थी, नहीं थी, क्या ये थी, नहीं थी। एक ही ऑप्शन था जो 3 से कट सकता था और सीधे आंसर आता बिना किसी कैलकुलेशन के। नेक्स्ट आइए, ठीक है। अब देखो यहां पर आता है रिप्लेसमेंट वाले सवाल। तो रिप्लेसमेंट वाले सवाल के लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट का एक बेसिक मतलब रहता है, रिप्लेसमेंट का मतलब होगा कि कुछ चीज निकालने के बाद उतनी ही चीज का वापस से सम्मिश्रण, उतनी ही चीज को मिला देना, ठीक है। इसमें होता क्या है, मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं कि इनिशियल क्वांटिटी जो उस द्रव की शुरुआती मात्रा होती है और जो उस द्रव की आखिरी मात्रा होती है मिश्रण की, वो बदलती नहीं है, वो सेम रहती है, ठीक है। तो इस चीज का पहला ध्यान रखना कि इनिशियल क्वांटिटी जो होगी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में, आई क्यू जो होगा, इनिशियल क्वांटिटी जो होगी वो हमेशा लास्ट क्वांटिटी के इक्विवेलेंट ही होगी। पहली चीज इसको याद रखना, ठीक। दूसरी बात, जिस रेशियो में मिक्सचर निकलता है, मिक्सचर निकलने के बाद जो वो बचेगा मिक्सचर, वो भी उसी रेशियो में होता है। तो आप एक चीज को समझना, निकलने वाला जो मिक्सचर होता है जिसको निकाला जाता है, उसका रेशियो और बचे हुए का रेशियो हमेशा सेम होता है, ठीक है। ऐसे जैसे अगर मैं बोल दूं, आपको थोड़ा सा ऐसा समझाने के लिए बोलता हूं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए अपने पास एक सवाल से लेकर चलते हैं, अपने पास मान लीजिए 200 लीटर कुछ दूध है, कंप्लीट दूध है 200 लीटर का। एक ऐसा समझाता हूं, समझना ध्यान से, क्या क्या चीजें इसमें बारीकी का ध्यान रखना होता है वो देखो। इसमें प्योर मिल्क है 200 लीटर का। अब इससे अगर मैं 40 लीटर दूध निकालता हूं, 40 लीटर मैंने दूध निकाल लिया, बाहर कर लिया मिल्क, इससे 40 लीटर शुद्ध दूध निकाला, और इसकी जगह इस मिश्रण में मैंने 40 लीटर ही पानी मिला दिया। क्या कर दिया, 40 लीटर का वाटर मिक्सअप कर दिया। तो जो शुरुआत में हमारे पास 200 लीटर प्योर मिल्क था, अब क्या वो प्योर मिल्क बचेगा? तो आप बोलोगे नहीं बचेगा। तो अब जो हमारे पास होगा 40 लीटर दूध कम होगा, 160 लीटर दूध रहेगा और उसमें 40 लीटर पानी रहेगा। यानी अब दूध और पानी की जो मात्रा होगी उसका अनुपात हमारे पास क्या रहने वाला है, 4 और 1 का। ये पहली बार में हुआ। अच्छा, अब दूसरी बार, ये हमारा पहला मिश्रण था जिसमें प्योर मिल्क था, ये हमारे पास निकालने और डालने के बाद ये रेशियो रहा, ठीक। अब अगर इससे कुछ निकाला जाएगा, मान लीजिए इससे मैंने बोला कि 40 लीटर हिस्सा निकाला गया, तो याद रखना बच्चा, इससे 40 लीटर मिल्क या वाटर नहीं निकलेगा, इससे 40 लीटर मिक्सचर निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब दूध और पानी की मात्रा दोनों है यहाँ पर।
और अगर ये 40 लीटर मिक्सचर निकलेगा तो किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में ये है, ये 40 लीटर जो निकलेगा वो 4 और 1 के रेशियो में ही निकलेगा। अच्छा, इसके बाद 4 और 1 के निकलने के बाद फिर जो बचेगा ना, जो बचा रहेगा, वो रेशियो भी 4 और 1 के रेशियो में ही बचा रहेगा। ये मैं कहना चाह रहा था। ये मैं बता देता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि इससे अब हमने 4 और 1 के अनुपात में 40 लीटर निकाला, तो 4 और 1 5 यूनिट बना, 5 यूनिट 8 के बराबर, 4 यूनिट 32 के बराबर, 1 यूनिट 8 के बराबर। इस 160 में से दूध में से 32 लीटर दूध निकलेगा और इस 40 लीटर पानी में से 8 लीटर पानी निकलेगा। 160 में से 32 लीटर निकला तो दूध बचा 128 लीटर, और 40 में से 8 लीटर पानी निकला तो ये बचा 32 लीटर। अब 32 और 128 का अगर आप रेशियो लोगे तो ये रेशियो फिर से 4 और 1 का ही आएगा। देखा कि जो मिक्सचर निकाला जाएगा वो भी 4 और 1 के रेशियो में निकलेगा, जो मिक्सचर बचेगा वो भी 4 और 1 के रेशियो में ही बचेगा। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट टाइप क्वेश्चन, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जैसे अब इसमें 40 लीटर मिला देंगे तो शुरुआत में हमारे पास जो क्वांटिटी थी इनिशियल, वो 200 लीटर की थी। यहां पर देखोगे भले ही दूध और पानी अलग अलग हो गए हो, लेकिन 200 लीटर रहेगा। यहां पर 128 और 32 था, लेकिन अब अगर इसमें हम 40 लीटर पानी फिर से मिलाएंगे तो हमारे पास होगा क्या, 128 लीटर दूध हो जाएगा और 40 लीटर पानी मिलाने के बाद 72 लीटर वो हो जाएगा पानी, है ना, 40 लीटर। अब भी अगर आप मात्रा देखेंगे ना तो मात्रा अभी भी 200 लीटर ही रहेगी। इनिशियल क्वांटिटी और लास्ट क्वांटिटी में कोई भी अंतर, कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा समझना। जैसे सवालों में क्या पूछ देता है कि इतनी बार ये प्रोसेस किया गया, जैसे मान लो एक बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया। अब 2 बार करने के बाद हमारे पास जो बचा हुआ दूध है उसकी मात्रा 128 लीटर बची, और बचे हुए मतलब जो पानी रहा उसकी मात्रा 72 लीटर आ गई। लेकिन ये बात इतना किए बगैर अगर लाना हो तो कैसे करेंगे, उस बात को समझना बेहद जरूरी है। इतना प्रोसेस वहां तो नहीं कर सकते ना, तो वो मैं आपको समझाता हूं। उसको देखो, होता क्या है भाई कि जो मात्रा निकाली जाती है पूरे दूध में से या पूरे मिश्रण में से, उसको ऐसे लिख लो कि जैसे 200 लीटर का टोटल मिश्रण था, उसमें से जितना निकाला जा रहा है हर बार वो लिख लिया। तो 1/5 आपको दिखाई देगा। 40 से 200 को काटोगे 1/5 दिख रहा है, हाँ या ना? अब इस चीज को समझना जरा। हमें दिखाई दिया कि टोटल मात्रा थी 5, 5 में से 1 निकला तो बचा 4, 5 में से 1 निकला तो बचा 4। अच्छा, टोटल मात्रा थी 5 जो थी वो दूध की थी, और उसमें से 1 हिस्सा दूध का निकल गया, तो अभी भी 4 हिस्सा दूध का बाकी है। यस और नो? हाँ सर, बाकी है। फिर से समझना, मैं बोल रहा हूं टोटल 5 हिस्सा दूध का था, 1 हिस्सा दूध का निकल गया, तो अभी कितना हिस्सा दूध का बाकी है? 4 हिस्सा दूध का बाकी है। ये तब है जब हमने पहली बार प्रोसेस किया। अच्छा, एक बार इसमें अगर दूसरी बार प्रोसेस करेंगे तो तरीका क्या है? अगर आप दूसरी बार प्रोसेस करते हैं तो करना कुछ नहीं, हर बार स्क्वायर और क्यूब करना है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बस दूसरी बार प्रोसेस में 3 बार करना हो तो क्यूब कर देना, 4 बार करना हो तो पावर 4। अब शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी? तो बोले 200 लीटर, यानी 25 का मान भाई साहब कितना है? 200 लीटर। बहुत ध्यान से सुनना, कितने गुना हुआ? 8 गुना। अब ये प्रोसेस करने पर यहां पे भी 8 का गुना करोगे तो 16 8 कितना हो जाएगा? 128। यानी 2 बार अगर वही प्रक्रिया करेंगे तो जो शुद्ध 200 लीटर दूध की मात्रा थी वो कितनी रह जाएगी? 128 लीटर। तो ये जो कहानी है ना, ये जो कैलकुलेशन है ना, इससे आप वहां पे एग्जाम में बच जाओगे। आपको करना क्या रह जाएगा? सिर्फ ये हिस्सा करना रह जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? वीडियो को रोकना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और ये बताना कि बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सवाल पर, ठीक है? लो भाई, सेम ही क्वेश्चन उसके साथ ही पड़ गया। देखो, 200 लीटर पेट्रोल है, व्यापारी प्रत्येक बार 40 लीटर पेट्रोल बेचता है और उसकी जगह 40 लीटर केरोसिन भर देता है। 4 बार प्रोसेस करता है, चौथे के बाद केरोसिन की जो मात्रा होगी वो कितनी रह जाएगी, ये पूछ रहा है।
तो 200 और 40 के बीच में रेशियो रहा 1 और 5 का। ये तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक बार प्रोसेस करेंगे तो 5 लीटर जो पेट्रोल था, 5 के रेशियो में जो पेट्रोल था वो 4 के रेशियो में बचेगा एक बार प्रोसेस करने पर। और ऐसे कितनी बार प्रोसेस कर रखा है? ऐसे बोले 4 बार प्रोसेस किया तो पावर 4, 5 की पावर 4 करोगे तो 625 रहेगा, 4 की पावर 4 करोगे तो 256 रहेगा। ठीक, इसका मतलब 4 बार प्रोसेस करने के बाद हमारा हिस्सा ये रहेगा। और 625 का मान आपके पास कितना दिया? 200 लीटर पेट्रोल के बराबर। तो 256 की वैल्यू क्या होगी ये पता कर लो। प्लस इसके साथ साथ अच्छा पूछा है केरोसिन की मात्रा कितनी होगी। तो जब 256 की वैल्यू आ जाएगी तो उसे 625 यानी 200 में से घटा लेना, काम खत्म हो जाएगा। बात समझे? क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कैसे होगा, समझो जरा। अगर मान लीजिए 200 की वैल्यू निकालनी तो आप निकालोगे कैसे? जैसे यहां पे लिखोगे 256 गुणे में 200 और बटे में क्या लिख दोगे? बटे में लिखोगे 625। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 625 करेक्ट है। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 25 8 200 और 25 से 25 बार 625 कटेगा। 25 से इसको काटिए तो देखिए सीधे सीधे 10 बार तो कटता दिखाई दे रहा है ना? 10 बार तो कटता दिखाई दिया। फिर दशमलव लगा के 25 दूनी 50 और 25 चौको 100 इतना हो जाएगा। भैया ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से ही समझना। 8 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 81.92। कितना हो जाएगा? 81.92। अब गौर से सुनो जरा भैया, समझना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 625 की वैल्यू 200 थी तो 256 की वैल्यू हमारे पास आ गई 81.92। यानी अब इसमें जो पेट्रोल बचा रहेगा वो कितना पेट्रोल बचा रहेगा? तो जवाब होगा सर 81.92 लीटर। और 200 में अगर 81.92 लीटर पेट्रोल बचा रहा है तो अगर 200 में इसको घटा दें तो उतना केरोसिन रहेगा, उतना केरोसिन रहेगा ना। तो अब केरोसिन कितना होगा? 200 में इसको घटाएंगे तो सीधे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने पास कि 118.08 लीटर का जो है केरोसिन बचा रहेगा ये प्रोसेस करने के बाद। तो ये ज्यादा सरल हो जाएगा आपके लिए। मेरी बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? बताओ हाँ या ना। वीडियो को रोक लेना फिर बताना, ठीक है? नेक्स्ट, एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, 18 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। 2 बार और दोहराए जाने का मतलब टोटल 3 बार किया गया। 90 और 18 के रेशियो में देखा जाए तो 5 1 और 5 यानी 5 से 1 निकालने के बाद बचेगा 4। 5 लीटर शुद्ध दूध था शुरुआत में, 5 के रेशियो में उससे 1 भाग निकाल लेंगे तो 4 भाग बचेगा। ये दूध है एक बार के प्रोसेस में। और ये प्रोसेस टोटल 3 बार किया गया है तो 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। अब शुरुआत में जो दूध की मात्रा थी मेरे प्यारे दोस्तों वो 90 लीटर थी। अभी बचे हुए दूध की मात्रा जो 64 का रेशियो है ना उसी को निकालना है आपको। यही कैलकुलेशन यहाँ पर आपको परफॉर्म करनी है कि 90 गुणे 64 बटे में हो जाएगा 125। 5 से काट लेंगे तो 25 बार ये कट जाएगा, 5 से काट लेंगे तो 18 बारी में ये कट जाएगा। अब आप कोई भी गुणा भाग कर लीजिए, जैसे 25 से इसको डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई भी गुणा भाग कर लीजिए, लेकिन आप ये जानेंगे कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से कटने वाली संख्या होगी, क्योंकि 18 जो है वो 9 से कटता है। और दुनिया की कोई भी संख्या जो कि 9 का मल्टीपल है उसके अंकों का योग 9 ही रहता है, या 9 से कटने वाली संख्या रहती है। फिर भी अगर कैलकुलेशन चाहते हैं तो कैलकुलेशन हो जाएगा, जैसे कि 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 140 तो 25 पंचे 125 और 25 छक्के 150, 2.56 बार कटेगा। और 18 में जब 2.56 का गुणा करेंगे ना तो हमारे पास 18 दूनी 36 से बड़ा होगा और बहुत बड़ा नहीं जाएगा, यानी बचे हुए दूध की मात्रा 46.08 लीटर हो जाएगी। गुणा करेंगे जब हम 18 का इसमें, ठीक है। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, बर्तन से 5 लीटर एसिड निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अगले 5 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है, फिर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात क्या होगा? टेंशन की बात नहीं है, एसिड निकाला जा रहा, पानी डाला जा रहा। 5/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 5/20 का सिंपल मतलब हो जाएगा 1/4।
यानी 4 अगर ओरिजिनल एसिड का रेशियो है और उससे 1 भाग निकाला गया तो बचा होगा 3 भाग। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। अब ये प्रोसेस हुआ है कितनी बार? ये प्रोसेस हुआ है 2 बार। तो 2 बार का मतलब ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। ये कह रहा है कि टोटल मतलब बर्तन में बचे हुए अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात क्या होगा। तो मूल मात्रा अगर देखें तो जोड़ने पर आती है, मूल मात्रा जोड़ने पर आती है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा, तो मूल मात्रा हो जाएगी 25 के रेशियो में। और उसमें जो अभी बच रहा है वो किस रेशियो में दिख रहा है? वो आपको 16 के रेशियो में दिख रहा है। एक लाइन में, सीधी सी छोटी सी लाइन में काम खत्म होगा। बात समझ में आई ना? सेम प्रोसेस है, इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ दूध है, उस बर्तन में 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिलाया गया, दोबारा से 6 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना रह गया। दूध की आरंभिक मात्रा देखिए क्या है कि कुछ रेशियो रहा, कुछ शुद्ध दूध रहा होगा, उससे 6 लीटर दूध निकाला गया, 6 लीटर पानी डाला गया, फिर से 6 लीटर मिश्रण निकाला गया, 6 लीटर पानी डाला गया। तो अब जो हमारे पास दूध और पानी के बीच में रेशियो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 100 और 69, यानी टोटल मात्रा हमारे पास 169 की दिख रही। तो इसका मतलब 169 के रेशियो में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इनिशियल क्वांटिटी रही होगी दूध की वो 169 के रेशियो में है, और अब कितनी दिख रही? तो अब बोलोगे 100 के रेशियो में दिख रही। अच्छा, ये 2 बार के प्रोसेस के बाद हुआ है, 2 बार के प्रोसेस। तो 2 बार के प्रोसेस के बाद हुआ, मतलब इसका वर्गमूल लेंगे तो 13 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो पहली बार के बाद प्रोसेस के बाद में रेशियो क्या होता? 13 से 10 का कितने यूनिट कम होता? 3, और उसी 3 के कारण 6 लीटर दूध निकाला गया। तो हम यहां से ये समझ पा रहे हैं कि 3 यूनिट जो कम हुआ है उसी के कारण हमें 6 लीटर दूध निकला दिखाई दे रहा है। तो 1 यूनिट जो होगा वो 2 लीटर के बराबर होगा। बात खत्म हो गई। और प्रारंभिक उसमें जो है दूध की मात्रा 13 के रेशियो में थी, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26 लीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक बर्तन में आरंभिक हिस्से में दूध की मात्रा क्या होगी? 13 दूनी 26 लीटर। सिंपल क्वेश्चन। अब देखो जरा यहां से क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है, एक व्यक्ति बर्तन में 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है, प्रक्रिया को 2 बार और रिपीट करता है, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा। सेम क्वेश्चन। 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी कि 4 के रेशियो में शुद्ध दूध पहले था, और जब एक हिस्सा निकाल लिया गया तो एक बार प्रोसेस करने के बाद शुद्ध दूध की मात्रा का अनुपात 3 रह गया। ये प्रोसेस किया गया टोटल 3 बार, तो 4 की पावर 3 का मतलब 64 हो जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो जाएगा। 64 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 1600 लीटर, 27 का मान हमें निकालना है। तो मैं ये जानता हूं कि क्योंकि 27 9 का मल्टीपल है, तो इसका जो मान होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा। तो मैं सीधे 9 का मल्टीपल यहां तय करता हूं। ये हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, 7 5 12, ये होगा नहीं, 7 6 13 5 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अंतिम मिश्रण में जो दूध की मात्रा पूछ रहा है, जो x था वो कितना आ जाता? 675 लीटर, बिना किसी जबरदस्ती की कैलकुलेशन के, बड़े आराम से, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक नोट करिए फटाक से, और ये जरूर बताइए कि ये बात आपको स्पष्ट समझ में आई है। फिर हम लोग इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो अब यहां से अगला जो इसका टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है कि यहां पर हम सीआई की किस्त पर काम करने वाले हैं। तो सीआई की किस्त के लिए पहले उसके पॉइंट को जरा थोड़ा सा समझ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। देखिए, जब कभी भी आप सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को लगाएं या किसी को समझाएं, दोनों काम करें। आप सीखें एज अ स्टूडेंट या सिखाएं एज अ टीचर, तो हमेशा जिसको भी सीखें या जिससे भी सीखें उसको हमेशा ये बताएं कि हमेशा यहाँ पर फोकस रखना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। बस इस पर रखना होता है, फोकस ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ आर पर फोकस रखना होता है, सारा खेल इसी का हो जाता है, सारा खेल। सवालों से मैं आपको लेकर चलता हूं, सिखाता हूं, मजा आएगी। 4620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में क्या कीनी है? भुगतान करनी है। यदि ब्याज की दर वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाली 10% हो तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? अब जरा गौर से समझना, ये जो 4620 रुपए हैं, ये मूलधन था, ये उधार ली गई राशि थी। ठीक, इसको 2 इंस्टॉलमेंट पे देना है।
2 किस्तों में देना है, दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए और हर एक किस्त पर 10% का इंटरेस्ट होना चाहिए सालाना। ये सवाल है। अब इसी सवाल को बिना किसी झंझट के कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, फोकस उस पर रखना है कि ये 10% है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1/10। इसका मतलब हम ये यहां से ये समझ पाएंगे कि एक साल में जो चीज 10 के रेशियो में मूलधन दिखा रही थी, वो एक साल के बाद जो मिश्रधन दिखाएगी, यानी इंस्टॉलमेंट के साथ जो ब्याज दिया जाएगा, वो 11 के रेशियो में होगा। भाई 10 से 1 इंटरेस्ट जाएगा ना एक साल में, तो जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 11 के रेशियो में रहेगी पहले साल। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल इसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो चीज 100 की रहेगी उसका जो इंस्टॉलमेंट सहित अमाउंट बनेगा वो 121 के रेशियो में रहेगा। तो आप एक चीज समझो जरा थोड़ा सा, कि चाहे पहली इंस्टॉलमेंट दो तो ये 11 के रेशियो में, दूसरी इंस्टॉलमेंट 121 के रेशियो में, लेकिन भाई ये 121 भी तो कटेगा 11 से ही ना, कटेगा ना 11 से। तो आपको क्या मेनली क्या देखना है? आपको देखना है कि जो ऑप्शन 11 से कट जाए वो आंसर। अभी आपके मन में, कई बच्चों के मन में शुरुआत में ये आ गया होगा, अगर बहुत सारे ऑप्शन 11 से कट जाए तो पहले हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये ऑप्शन आपका 11 से कट जाएगा, 4 2 2 2 4, ये ऑप्शन भी 11 से कट जाएगा, 5 2 7 5 2 7, ये ऑप्शन भी 11 से कट जाएगा, 5 2 7 7 7, ये भी ऑप्शन 11 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले ही सवाल में ये हो गया कि चारों ऑप्शन 11 से कट रहे। बोले सर अब क्या करें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो पहला ऑप्शन 11 से कट रहे थे उनको एक बार काटो तो सही। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22। पहले समझ लेना सभी लोग कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे। 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौको 44 और 11 दूनी 22 242। इसको काटिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 11 3 33, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 5 55। अच्छा, अब मेरे प्यारे दोस्त ये देखो कि आपके पास इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 2 इंस्टॉलमेंट, यानी अगर पहली इंस्टॉलमेंट 11 से कटी है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 11 से कटेगी। यानी कि इंस्टॉलमेंट, अगर आपके पास चारों ऑप्शन ऐसे आ गए जो 11 से कट रहे हो पहली बार, लेकिन वो दूसरी बार भी 11 से कटने चाहिए, क्योंकि दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 11 से ही डिविजिबल होगी। ये समझने में टाइम नहीं लगेगा। अब आपको सिर्फ ये देख लेना कि इनमें से 11 से ये कट नहीं सकता, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस बात से कभी घबराना नहीं एग्जाम में कि अरे भाई अगर कई सारे ऑप्शन हो गए 11 से कटने वाले तो क्या कर लेंगे। अच्छा, पूरा कैसे करेंगे वो समझ लो, वो भी समझ लो। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हुआ क्या था कि 10 का मूलधन ब्याज की किस्त के साथ 11 के मिश्रधन में बदले था, और दूसरे साल में वही 100 का मूलधन था जो कि 121 की किस्त में बदला था। अब चूंकि हमारे पास किस्तें बराबर रखनी थी तो इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा, तब बराबर होगा, तो यहां पे भी 11 का गुणा होगा। तो हम क्या देख पाएंगे कि हमारा जो टोटल मूलधन आ रहा है वो क्या हो रहा है? 110 प्लस 100, यानी कि टोटल मूलधन हो रहा है 210। और इंस्टॉलमेंट अब आप चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो 121 की ही रह रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास अब ये हो गया कि 210 यूनिट जो मूलधन है उसका मान हमारे पास हो रहा है 4620 के बराबर। डिवाइड कर लीजिए, 1 यूनिट 210 दूनी 420 हो जाएगा, 42 बचेगा और फिर 2 से बाहर कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 आ जाएगी। 121 यूनिट की वैल्यू 121 गुणे 22 जब आप करेंगे तो आपके पास फिर से यही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, जाके ऑप्शन नंबर है। तो कहने का मतलब एक वो है कि खामखा की कैलकुलेशन हमें एग्जाम के लिए रखनी नहीं है। अगर सरल तरीके से हो सकता है तो उसको वैसे ही कर लेंगे जैसे ये सवाल है। उधार ली गई राशि, यहां पर मूलधन पूछ दिया है कि मूलधन क्या था। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही फोकस करना है। 10% है, 10% का मतलब 10 से 11। तो जो चीज पहले साल में 10 से 11 रही है, बहुत ध्यान से सुनना है ना, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट तो बराबर होगी। तो पहले साल इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 3025 थी, दूसरे साल भी इंस्टॉलमेंट 3025 है। तो पहले साल अगर 11 का मान 3025 है तो क्या होगा? 1 यूनिट का मान क्या होगा? 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 1 का मान 275, तो 10 का मान 2750। तो पहले साल का मूलधन हमारे पास आ गया। अब दूसरे साल की बात, तो 100 से 121 रहा होगा। क्या रहा होगा? 100 से 121। अब 100 से 121 की बात कर लेते हैं। चूंकि इंस्टॉलमेंट सब जगह बराबर थी तो यहां पर हम इसको बराबर करेंगे अगर 3025 के, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? तो आप बोलोगे 1 यूनिट का मान 11 दूनी 22, 11 पचे 55 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 25 आ गया तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 2500।
तो दूसरे साल के लिए हमारे पास मूलधन क्या होगा 2500, पहले साल के लिए 2750, दोनों को जोड़ दीजिए 27 और 25 52 हो जाएगा, 5250 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, बात ही खत्म हो गई। या फिर इसके अलावा आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि जैसे 10% एक बड़ी फेमस रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है और 2 साल अगर है तो हमेशा याद रखना इसका मूलधन क्या बनता है 210 बनता है और जो मिश्र धन होता है 121 दूनी 242 बनता है दोनों साल का। और इंस्टॉलमेंट अगर पूछी जाए तो इंस्टॉलमेंट बनती है 121 की। ये 10% अगर 2 साल के लिए सीआई की किस्त है तो उसका मूलधन क्या बनता है 210। ब्याज के साथ जो मिश्रधन किस्त के साथ जो टोटल मिश्रधन बनता है वो 242 का रेशियो लेके चलता है और जो प्रत्येक किस्त बनती है वो 121 की बनती है। इसको याद कर लो। अब आपको 210 का मान निकालना था, पता चला किसी ने कहा, किसी भाई ने बोल दिया कि सर हमें 210 में पहाड़े नहीं आते। कोई बात नहीं, ये तो दिख रहा है कि जो संख्या 210 से कटेगी उसके आखिरी में 0 होना चाहिए। तो हमारे पास से 2 ऑप्शन गए काम से, एक ये चला गया एक ये चला गया। अब बोले सर अब 21 वाला तो काम खत्म, 21 का मतलब जो संख्या 7 और 3 दोनों से कटे वो आंसर होना चाहिए। तो 2 ही ऑप्शन बचे जिसमें 3 से मल्टीपल देखना है और कोई नहीं बचा। अब जैसे इसमें देखना 6 5 11 2 13, ये 3 से कट ही नहीं सकता, तो जो बचा है वो ये आंसर है। तो ये सारी चीजें अगर आप सोच के चलते हैं, ये सीखते हैं तो काम आसान रहता है, हमेशा आसान रहता है। अगला सवाल यहां पर क्या कह रहा है, एक्स का मान निकालना और एक्स एक राशि जो थी उधार ली गई थी, मूलधन निकालना। 5% मतलब 1/20, कितना समय है, प्रत्येक किस्त इतनी की है, तो x का मान ज्ञात कीजिए 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 1/20 है, यानी 20 से 21। दूसरे साल में 400 से 441, इतना ही तो चल रहा है मामला। प्रत्येक किस्त बराबर है, यहां पर 21 का गुणा हुआ होगा तो यहां पे भी हुआ होगा। बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात। अब ये हो गया 420 और ये हो गया 400, यानी टोटल हो गया 820। भैया 820 मूलधन आपका टोटल है 820, यानी आपको रेशियो निकालने का है 820 का मान निकालना है। 820 का मान निकालना है, इकाई में 0 दिख रहा है तो इसका मतलब सब में 0 है तो सारे के सारे ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद 82 तो दिख ही रहा होगा। 82 का मतलब बच्चा क्या होता है 2 × 41, 1 0 इनसे हटा लेना सब, क्योंकि 1 0 आपके लिए खत्म हो चुका है। अब देखो कौन सी संख्या 2 से कट रही, बोले सर अभी भी 2 से कट रही। उसके बाद आपको देखना है 41 से कौन सा कट रहा है, मामला फिक्स हो जाएगा। अच्छा अगर ये नहीं देख पा रहे हो कि नहीं कट रहा 41 से कौन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं बता रहा हूं। आपकी इंस्टॉलमेंट तो आ गई ना 441, और उसी इंस्टॉलमेंट का मान आपके पास दिया है 35,280 के बराबर। तो 441 को 35,280 के बराबर करके 1 का मान निकाल सकते हो और फिर 820 का मान निकाल सकते हो। अच्छा इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे कैलकुलेशन में पूरा जम जाएंगे कि भाई 21 से काट रहे हो फिर 1 का मान निकालना है, फिर कर रहे हैं, कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से आपका काम अच्छा हो जाएगा। जैसे 441 है, समझना बच्चे ध्यान से। 441 का मान अगर हम 35,280 देख पा रहे हैं और हमको मान चाहिए 820 का। देखिए जरा 441 दूनी 882 होगा, यानी अगर हम डबल करेंगे तो इससे थोड़ा ही ज्यादा होंगे, और डबल करने पर हो क्या जाएगा 70,560, जो कि काफी बड़ा हो जाएगा। तो अगर डबल करने से मामला आप फिक्स कर पा रहे हो तो मामला निकाल लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर अगर आप डीएस लगाइएगा ना तो आपका काम थोड़ा सा सरल हो सकता है, और नहीं तो जो कैलकुलेशन आप करते हो वही कर लेना कि 21 से इसको काटेंगे 21 बार, फिर 21 से इसको काट लेंगे, फिर उसको 21 से काटेंगे और 820 का मान निकालेंगे। या यहाँ पर 41 का सीधे सीधे मल्टीपल देख लो कि कौन 41 से इन संख्याओं में कट सकता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। कौन कटेगा, वीडियो रोक लेना और आंसर मुझे बताना कि कौन सी संख्या है जो 41 से कटती दिखाई दे रही है, बताना है भाई, मजा आएगी फिर आपको। अगला सवाल देखिए जरा। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि 10% ब्याज की दर वार्षिक रूप से और प्रत्येक किस्त की राशि दी हो तो लिया जाने वाला कुल ब्याज। अब यहां पे ब्याज पूछ रहा है, समझो 10% की दर से 2 साल के लिए, अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि 2 समान अगर वार्षिक किस्तें हो तो 240 रुपए आपके पास क्या 200 कितना रुपए एक हो जाता है। अभी यहां पर आपको बताया था ना
कि कितना बन जाता है 210, एक मिनट, इस पे बताया था 210, 242 और 121, ये बताया था कि भाई 210 रुपए आपका मूलधन बनता है, 242 रुपए आपका मिश्रधन बनता है और 121 रुपए किस्त बनती है। अब आपको सिर्फ ब्याज बताना है, तो मूलधन और मिश्रधन के बीच में अंतर कितना दिखाई दे रहा है? 32 दिखाई दे रहा है। यानी आपको बच्चे मान निकालना है 32 का। अब 32 का मान कैसे निकाल सकते हैं? 32 का मान कैसे निकालेंगे? जो संख्या 32 से कटेगी आंसर होगी। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो ये देख लो कि 32 का मतलब हो गया 16 गुणे 2। 2 से तो सब कट रहा है, 16 से कौन कट रहा है? 16 से कटने का नियम, आखिरी के 4 अंक 16 से कटने चाहिए। तो पहले ऑप्शन के आखिरी के 4 अंक 16 से नहीं कट रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में देखें तो 16 एकम 16, यहाँ पे बचेगा 2, 16 एकम 2, ये 16 से कट रहा है। तीसरे ऑप्शन में 16 एकम 16, 3 बचेगा, 16 31 हो गया, 16 एकम 16, 15 154, ये 16 से नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, 16 एकम 16, ये भी 16 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 16 से कटता दिखाई दिया, सीधे आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि आपको 16 का पहाड़ा भी नहीं आता है, तो 32 को आप क्या लिख सकते हो? 8 गुणे 4 तो लिख ही सकते हो। और मैं ये तो मान ही ले रहा हूं कि भाई 8 का पहाड़ा तो कम से कम याद होगा। 8 से विभाजकता का नियम भी वही होता है कि आखिरी के इसमें 3 अंक 8 से कटने वाले होंगे। तो ये चेक कर लेते कि कौन सी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कट रहे हैं। इसके आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं। इसके आखिरी के 3 अंक 8 से कटते हैं, 8 एकम 8, 1 बचा 8 एक नहीं कटते। इसके आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे, नहीं कट रहे। इसके आखिरी के 3 अंक 8 से कटते हैं सर, यही आंसर हो गया। तो सीधे सीधे जो पूछा गया था कि कुल ब्याज कितना है, तो अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। क्लियर चल रहा है मामला? बाकी जो प्रोसेस है वो पीछे आप देख ही चुके हो, ठीक है ना। अगले सवाल पर आइए। x रुपए की एक राशि उधार ली गई और इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया। 35,280 की थी। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% की दर से x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल अभी कर चुके हैं क्या हम लोग? 35,280, हाँ हो चुका है, ठीक है। ये अभी आपको बताया था, यही वाला सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। क्लियर है? वीडियो को रोको, एक बार फटाक से कमेंट कर दो कि सर हाँ, सीआई में अगर किस्त का कोई सवाल आए या उसमें ब्याज पूछा जाए या मूलधन पूछा जाए या किस्त पूछी जाए या अगर टोटल मिश्रधन पूछा जाए तो मैं कर सकता हूं। जल्दी से बता दो सभी लोग। और किसी को अगर कोई कहीं पे शंका आ रही है तो भी मुझे कमेंट में लिख दो कि सर ये शंका आ रही है, जल्दी से बताइए। अब यहां के बाद अगला जो पॉइंट रहेगा जिसमें हम लोग ट्रिपलेट वाला सेक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, ट्रिपलेट पे आधारित क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रिपलेट पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीटली पूछे जाते हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अलजेब्रा में बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। साथ ही साथ मेंसुरेशन 2D और 3D में, इन दोनों में इसका अच्छा खासा यूज होता है। और कई कई जगह अर्थमेटिक में भी इसका इस्तेमाल होता है, मेंसुरेशन 2D 3D के अलावा। मतलब एडवांस के ये 3 टॉपिक के अलावा अर्थमेटिक में भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। तो चलिए फिर इसको मैं आपको बता देता हूं और बहुत ही सरल तरीके से मजा आ जाएगी आपको। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रिपलेट का मतलब 3 ऐसी संख्याएं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक। अब उसमें से कुछ संख्याएं, कुछ ट्रिपलेट ऐसी होती हैं जो सम अंकों से शुरू होती हैं, जैसे कि 6, 8, 10 हो गया। कुछ ट्रिपलेट्स ऐसी होती हैं जो कि विषम अंकों से शुरू होती हैं, जैसे 3, 4, 5 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको पहचानोगे कैसे? मान लीजिए कि अगर कभी भी हमारे पास 3 संख्याएं लिखी हैं, कुछ बड़े नंबर लिख दिए गए, ये पहचानना है कि वो ट्रिपलेट है या नहीं है। हमेशा याद रखना, क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी ट्रिपलेट कभी होती है कि कोई 3 नंबर लिखे हैं, वो अगर 3 नंबर ट्रिपलेट की कैटेगरी में आ रहा है, तो याद रखना अगर उसकी शुरुआत यानी सबसे छोटा अंक सम अंक है, अगर उसकी शुरुआत सम अंकों से हो रही है, तो उसके बाकी दोनों अंकों के बीच में, बाकी दोनों संख्याओं के बीच में या तो 2 का अंतर होता है या तो 8 का अंतर होता है, पहली बात, ठीक। और अगर कोई ट्रिपलेट किसी विषम संख्या से शुरू हो रही, मान लीजिए उसमें सबसे छोटा अंक कोई विषम संख्या है, तो उसके बाकी की दोनों संख्याओं में जो अंतर दिखेगा वो या तो 1 का अंतर दिखेगा या तो 9 का अंतर दिखेगा, करेक्ट। अब सुनिए, जब हम ऐसी ट्रिपलेट की बात करते हैं जो कि सम अंक से शुरू होती है, सम संख्या से शुरू होती है,
तो उस ट्रिपलेट को बनाने का तरीका क्या होता है कि उसकी सबसे छोटी संख्या का वर्ग करके 4 से भाग देते हैं और एक जोड़कर और एक घटाकर आगे की संख्याएं लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक 6 हो गया। अब 6 का वर्ग आप करेंगे तो 36 होगा, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 9 आएगा। ठीक है, 9 में जब आप एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या जो बनेगी वो 10 बनेगी, और जब 9 में आप एक घटाएंगे तो जो नेक्स्ट नंबर बनता है वो 8 बनता है। यानी 6 की ट्रिपलेट किसके साथ बनेगी? 6, 8 और 10 के साथ इसकी ट्रिपलेट बनकर तैयार होती है। मेरी बात समझ पाए? कब? जब इसमें अंतर आपको 2 का मिलेगा। जब ये अंतर कितने का होगा? 2 का। ठीक इसी तरीके से अगर कोई ट्रिपलेट विषम संख्या से शुरू होती है, ठीक, तो जब ट्रिपलेट विषम संख्या से शुरू होती है तो उसकी आगे की 2 संख्याएं कैसे निकालते हैं? सबसे छोटी संख्या का वर्ग करके उसमें एक जोड़कर और एक घटाकर, पहले इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, एक जोड़कर एक घटाकर 2 से भाग देंगे तो अगली संख्या निकलेगी। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 9। अब हमें यह पता करना है कि 9 से बनने वाली ट्रिपलेट में आगे की 2 संख्याएं और कौन सी आएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 9 का स्क्वायर किया, 81 हो गया। 81 में अगर एक जोड़कर हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और 81 में अगर हम एक घटाकर 2 से भाग देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी 9 के साथ जो ट्रिपलेट बनेगी वो 9, 40 और 41 की बन जाएगी। कितने की बन जाएगी? 9, 40 और 41 की। याद रखना, देखिए इसमें 1 का डिफरेंस है। ये तक की बात थी। अब बात होती है कि सर ऐसी कौन सी ट्रिपलेट हो जो सम संख्या से शुरू हो और उसमें 8 का अंतर हो। तो ऐसी अगर कोई भी ट्रिपलेट हो, चाहे वो सम संख्या से शुरू हो और चाहे वो विषम संख्या से शुरू हो, याद रखना उस ट्रिपलेट की खास बात यह होगी कि उस ट्रिपलेट का प्रारूप हमेशा इस प्रकार का होता है: a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे छोटी संख्या यहां पर a स्क्वायर होगी। ठीक, जैसे सीक्वेंस में आप लिखते हैं तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ट्रिपलेट का। b जो होगा उससे बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट से थोड़ा बड़ा होगा, और इसी प्रकार से आगे जब चलेंगे तो हमारे पास यहां पर जो नंबर बनकर आएगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कर्ण होगा। ठीक है, अल्टीमेटली देखा जाए तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को ही सेटिस्फाई करती है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई यहां पर जो होती है वो किस फॉर्मेट में होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, और बराबर में किसके होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। चाहे वो 8 का अंतर लेकर सम संख्या से शुरू होने वाली ट्रिपलेट हो, चाहे वो 9 का अंतर लेकर विषम संख्या से शुरू होने वाली ट्रिपलेट हो। जो अंतर 2 का होता है सम संख्या में वो किस प्रकार बनता है, उसका तरीका यह है। जो विषम संख्या से शुरू होती है और जिसमें अंतर 1 होता है वो किस प्रकार बनती है, उसका तरीका ये है। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, ये है मामला ट्रिपलेट का। अब हम इसके सवालों पर आते हैं। जैसे एक सवाल ये कह रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। अब देखो, हालांकि इसको सवाल ये बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रहे। जैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, एक आइडेंटिटी रहती है ट्रिग्नोमेट्री की कि ये 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा को मेरे प्यारे दोस्त आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, करेक्ट है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। और ये इक्वल टू 1 में हमारे पास दे रखा है। अब देखो यहां पर 3 साइन थीटा दिया है, तो हम एक चीज तो समझ पा रहे हैं कि इसकी जगह हम 3 लिख लेंगे और ये साइन थीटा एज यूजुअल यहां पर आ जाएगा। इसको इस फॉर्मेट पे लिख रहे हैं। प्लस यहां पर 4 cos थीटा है, इस cos थीटा की जगह अपने पास 4 है और ये वाला cos थीटा हमारे पास एज इट इज है। और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर दी है? यहाँ पर 5 के बराबर, और ये हमें 1 लानी है। तो 5 से अगर हम सब तरफ डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड कर लें, यहाँ पे भी डिवाइड कर लें और यहाँ पे भी डिवाइड कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? 3/5, और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। तो जब ये बात पता चल गई, ध्यान से सुनना भाई, जब ये बात हमको पता चल गई कि साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई है वो हो गई 3/5, और मेरे प्यारे दोस्त cos थीटा का जो मान हो गया वो हो गया अपने पास 4/5। तो अगर हमसे tan थीटा पूछा है तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी कि 3/5 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली आप बोलोगे 3/4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये जो हिस्सा मैंने लिख के बताया ये लिखने की जरूरत नहीं है।
और ये वैसे भी 3, 4, 5 की सबसे छोटी ट्रिपलेट होती ही होती है, करेक्ट है ना। तो ये ट्रिपलेट बेस्ड इक्वेशन है। आगे के सवालों पर हम आते हैं। जैसे यहां पर एक सवाल दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है। किसी टावर के पाद से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर का जो उन्नयन कोण है पाद की ओर 100 मीटर की दूरी चलने पर 2 गुना हो जाता है। टावर की ऊंचाई क्या है, कहने का मतलब समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि एक ये टावर है, इस टावर के निचले सिरे, पाद मतलब निचले सिरे से 160 मीटर की डिस्टेंस, कितने मीटर की, 160 मीटर की डिस्टेंस से कोई एक पॉइंट है और वहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण है वो कुछ है, मान लीजिए अपने पास थीटा एंगल है, ठीक। अब हम इस बिंदु से इसकी तरफ आते हैं 100 मीटर के आसपास। कितने मीटर, 100 मीटर। 1 मिनट देना जरा बच्चा, ठीक है। इसको 160 हम थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 160। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर हुई 100 मीटर की। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि ये जो उन्नयन कोण है ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी कि 2 थीटा हो गया। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। ये हो गया अपने पास 2 थीटा, ठीक है। अब कह रहा है इस टावर का हाइट आपको बताना है, ये टावर की हाइट क्या रहने वाली है, ठीक, h ये क्या रहेगा, तो ये आपको बताना है। अब अगर यहाँ पे ट्रिपलेट का गेम आप समझते हो तो ये सवाल बहुत अच्छे से हो जाएगा, और ट्रिपलेट का गेम नहीं समझते हो, कहीं थोड़ी सी आपको ये है कि मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे होगा। मैं आपको समझा देता हूँ दोनों तरीकों से, पहले आप इसको देख लीजिए बेसिक वाले उससे, और नहीं तो फिर मैं तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। देखो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है ये अपने पास x है। जो बच्चा नहीं समझ रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर हम यहाँ पे tan लेंगे, tan एंगल लेंगे तो क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर होगा h/x, लंब बटे आधार। और अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा कि tan थीटा बराबर अपने पास हो जाएगा 160 बटे h, 160 बटे h। अब यहाँ पे आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए tan के टर्म में, फिर उस tan का वैल्यू इसमें रखिए। ये जो tan की वैल्यू आई ना, tan थीटा की वैल्यू, यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये tan का मान वहां पे रख के h का मान निकालेंगे। तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इतना अगर कॉम्प्लिकेशन वहां पे बनता है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। एक सिंपल सी बात को समझिएगा, ठीक है। ये बातें बहुत छोटी सी हैं लेकिन है बड़ी मतलब महत्वपूर्ण। अच्छा, इसमें आप एक चीज समझो जरा, मैं आपसे अगर ये बोलूं, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल मैं 30 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये एंगल 2 गुना हो गया तो 60 हो गया ना। यही बोला गया ना कि एंगल 2 गुना हो गया तो एंगल हम इसको 60 कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कोई फर्क नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। बड़े त्रिभुज में अगर ये 30 है, ये 90 है, तो पूरा 60 होगा। इस 60 में से ये 30 हो ही चुका है तो ये भी 30 होगा। आप बोलोगे यस सर। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल 30, तो अगर ये साइड यहां से यहां तक की दूरी आपके पास 100 दी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस भी 100 हो जाएगी, यानी ये दूरी हमारे पास हो गई 100। और 160 में से 100 ये हो गया तो ये कितना बचा होगा, ये 60 बचा होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पाइथागोरस थ्योरम यानी ट्रिपलेट का अगर इस्तेमाल कर रहे हो कि कर्ण आपके पास 100 दे रखा है, देखो जरा यहां से कर्ण आपके पास अगर 100 है, ठीक है, आधार आपके पास 60 है, तो आप ये बता पाओगे ना लंब क्या होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, एक जीरो से एक जीरो का काम खत्म कर लेंगे तो हमें ये तो पता ही चल जाएगा कि 6, 8, 10 की ट्रिपलेट रहती है। और अगर इसी में हमें जीरो बढ़ा लेते हैं जो कैंसिल किए तो एक 60 हो जाएगा, एक 80 हो जाएगा, और एक 10 के आगे जीरो लगने पर 100 हो जाएगा। 100 और 60 अपने पास थे, इसका मतलब ये जो ऊंचाई रहेगी ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे समझनी होती है। एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, ये आप एग्जाम में अगर करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप बहुत टाइम ले लेंगे। दिस इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी कि आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी। अब सीधी सी बात कही गई थी कि एंगल 2 गुना हुआ है,
तो आप कोई भी एंगल लो वो 2 गुना करके लिखो, और इस बात का ख्याल रखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, बात खत्म हो जाएगी। कुछ भी एंगल रख लेते, कुछ भी मतलब कुछ भी रख लेते। और वैसे भी जब ये प्रोसेस होता है कि ये यहां से यहां पर आने पर एंगल 2 गुना हो जाता है, तो ये दोनों पूरकता के कोण हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और उस स्थिति में ये वाले कोण और इस वाले कोण का मान हमेशा बराबर होता है। आपने अगर हाइट एंड डिस्टेंस को सही ढंग से पढ़ा है तो उसमें ये सारी चीजें आपने सीखी होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 8 BC 15 है और केंद्र O वाला एक वृत्त त्रिभुज ABC के अंतर अंकित किया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक समकोण त्रिभुज होगी अपने पास, ठीक। इस समकोण त्रिभुज में AB भुजा 8 है और BC भुजा का मान 15 दिया है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज हमारे पास हो गया ABC। इसमें AB भुजा का मान हमारे पास 8 दे दिया है और BC भुजा का मान हमारे पास हो गया है 15। अब ये कह रहा है कि केंद्र O वाला एक वृत्त त्रिभुज ABC के अंदर है। त्रिभुज ABC के अंदर हमको एक सर्किल लेना है, तो ये हमने त्रिभुज ABC के अंदर एक सर्किल ले लिया जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O है। ये केंद्र O हो गया इसका। इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अब ये सवाल क्या कठिन होगा आप मुझे बताओ। यानी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अगर आपको ट्रिपलेट वाला सिस्टम याद हो, जैसे समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी आप हमें बता सकते हो। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2 होता है, करेक्ट। अब अगर इसका कर्ण ये वाला AC भुजा निकल आ जाए तो सब काम हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे अगर ये कहूं कि 8 और 15 की ट्रिपलेट किसके साथ बनती है, तो आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। भाई देखो 8 15, मान लीजिए अगर नहीं भी याद है तो आप ये देख रहे हो कि ये सम संख्या से शुरू होने वाली ट्रिपलेट है, और सम संख्या से अगर कोई ट्रिपलेट शुरू होती है तो उसको कैसे निकालते हैं? भाई सिंपल सी बात अभी मैंने आपको बताई थी, इसका वर्ग करके 4 से भाग दे देंगे तो यहां पर आपके पास 16 आ जाएगा। 16 में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो अगले नंबर आ जाते हैं। यानी 8 15 के साथ जो ट्रिपलेट बनती है वो 17 की बनती है। तो ये जो कर्ण रहेगा ये कितना रहेगा? 17। अब हमारे पास सब कुछ है। परपेंडिकुलर प्लस बेस कितना हो जाएगा? 8 प्लस 15 यानी कि 23 हो गया, माइनस 17 हो गया, बटे में अपने पास 2 हो गया। तो 23 में से 17 माइनस किया 6, 6 बटे 2 का मतलब 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। इज इट क्लियर? वीडियो रोक के बताना जरूर। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 90 सेंटीमीटर दी है। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का मतलब समझ रहे हैं ना? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में इक्वल तो है लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। अब अगर चारों साइड इक्वल है तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 51 हो जाएगी, क्योंकि परिमाप हमारे पास कितना दिया है? 204 दिया है ना। तो प्रत्येक साइड कितनी हो जाएगी? 51। इसका एक विकर्ण अपने पास दिया हुआ है पूरा, दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। समचतुर्भुज यानी कि इसके रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को आधा भी करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर एक विकर्ण आपके पास ये दे रखा है कितना? 90, तो उसका आधा हिस्सा जो होगा 90 का आधा हिस्सा 45 तो होगा ना? बोलोगे हाँ सर 45 होगा। अब दूसरे विकर्ण का आधा हिस्सा कुछ इधर होगा तो अपने पास काम हो जाएगा। और ये हमारे पास जो वो दिया हुआ है ये कर्ण दिया हुआ है। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि हमारे पास एक पॉइंट यहां पर होगा, दूसरा हमारे पास दिया है 45 और तीसरा हमारे पास दिया है 51 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो हमारा दूसरा विकर्ण जो होगा वो कुछ होगा लेकिन वो 90 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 90 से, करेक्ट। जरा समझना ध्यान से। इसको मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं। 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर हमें 15 दिखाई देगा, यहां पर हमको 17 दिखाई देगा। 8 15 और 17 की ट्रिपलेट होती है क्या? आप बोलोगे हाँ। 8 15 और 17 की तो ट्रिपलेट होती है ना। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम लेंगे तो ये 8 कब आया होगा? जब x को 3 से डिवाइड किया होगा। तो पूरी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो तो 24 होनी चाहिए। 24 45 51 की ट्रिपलेट हो जाती है, होती है। इसका मतलब दूसरे विकर्ण का जो आधा हिस्सा है वो हमारे पास 24 आ गया। तो दूसरा विकर्ण पूरा कितना होगा? 24 × 2 यानी कि 48 48 सेंटीमीटर। इसमें नहीं दिया है क्या?
तो कुछ और बन रहा होगा फिर 48 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई बात नहीं बनी, जैसे यहाँ पर अपने पास 8, 15, 17 हमने देखा, भाई हमने 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, 51 को 3 से डिवाइड किया तो 17 आ गया। 8, 15 और 17 देखने पर 8 दिमाग में आया, तो 8 तीजा 24 दूनी 48 करके हम देखने की कोशिश कर रहे थे। बाई चांस मान लीजिए कि इससे काम नहीं बना, जैसे यहाँ नहीं बना, तो अब आप क्या करिएगा, आपको ये पता होगा ना कि कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम लंब या आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास हमेशा क्या होगा, लंब का स्क्वायर बचेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर 51 के स्क्वायर में से हमारे पास जो वैल्यू है 45 के स्क्वायर को घटाकर इसका वर्गमूल ले लेंगे, अपना काम बन जाएगा। ऐसे बोलोगे हाँ। अब एक बार दोनों को जोड़ के लिख दें, एक बार दोनों को घटा के, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 96, और भाई दोनों को घटा के लिखेंगे तो अपने पास आएगा 6। अब इसका वर्गमूल लेना है, ध्यान से समझना, 4 और 6 चरंग 36 का हो जाएगा 6, यानी L बराबर अपने पास क्या आएगा, 24 ही आएगा। और 24 का अगर हम 2 गुना करेंगे, 24 का 2 गुना करने पर अपने पास 48 आएगा, यानी कि जो दूसरा विकर्ण रहेगा ना वो 48 रहेगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, 48 कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। भाई अगर इतना हिस्सा अपने पास 24 आया, ये हिस्सा अपने पास 24 आया, तो 2 गुना करने पर क्या होगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब आप इस हिस्से को चाहे ट्रिपलेट से करें तो भी काम बन जाएगा, और चाहे आप पाइथागोरस लगा के करें तो भी काम बन जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अब यहां तक आपका ट्रिपलेट वाला हिस्सा खत्म हुआ। नेक्स्ट पे हम लोग फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे ना उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले आप यहां पर वीडियो को रोक लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम स्पष्ट तरीके से। इसके बाद अब हम लोग जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाले फॉर्मूले को देखेंगे, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि हमें एक फॉर्मूला मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। इस पे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले का जो पहला हिस्सा होता है, पहला प्रतिरूप होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी। दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और इसी फॉर्मूले का तीसरा प्रतिरूप यहाँ पर होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इस एक ही फॉर्मूले के 3 प्रतिबिंब होते हैं, 3 परछाइयां होती हैं, 3 रूप होते हैं। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि कहीं पर अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के दिखाई देता है, तो वो सिर्फ 2 कंडीशन में हो सकता है। उसकी पहली कंडीशन होगी कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा, तीनों का जो योग होगा, तीनों वेरिएबल्स का जो सम होगा, वो या तो 0 के बराबर हो, पहली। दूसरी कंडीशन होगी कि यहां पर तीनों वेरिएबल आपस में बराबर हो, और बशर्ते वो 0 हो। बराबर होने के साथ साथ क्या हो, 0 हो, यानी a, b और c के मान आपस में बराबर हो, लेकिन किस कंडीशन में, सिर्फ 0 की कंडीशन में। तब आप ये बोलोगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान रहेगा वो 3abc के बराबर में रहेगा। क्लियर है बात? ये बड़ी पॉइंट की बात है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ के सवालों पर। देखिए कहता है कि x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस में 2x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का होल क्यूब जो है वो 6x प्लस 3 x प्लस 4 और 2x प्लस 5 के बराबर। अब मैं आपको क्या बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। जैसे मैं यहां से ये बोल रहा हूं कि x प्लस 4 जो है उसको मैं अगर a की फॉर्मेट में देख लेता हूं, ठीक है। 2x प्लस 1 जो है इसको मैं देख लेता हूं कि ये b लिखा हुआ है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। और 2x प्लस 5 जो है, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। आगे बढ़ रहा हूं, 2x प्लस 5 जो है उसको c मान लेता हूं। तो अगर मैंने ऐसा किया तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में c क्यूब। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बराबर। अब भाई हमको यहां पर इसकी बराबर वाली साइड में x प्लस 4 तो दिख रहा है, 2x प्लस 5 तो दिख रहा है, लेकिन सर ये 6x प्लस 3 दिख रहा है। तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूं, 6x प्लस 3 जो है, जैसे इसमें से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा होता, अंदर यही तो बचा होता ना, 2x प्लस 1 क्या बचा होता,
अगर 6x+3 में अगर मैंने 3 कॉमन लिया होता तो ये 2x+1 बचा होता कि नहीं बचा होता? आप बोलोगे हाँ सर बचा होता। अच्छा 3 कॉमन लेकर बाहर आ गया। अब 2x+1 जो है वो तो b था तो हमने b लिख दिया, ठीक है। साथ ही साथ देखो x+4 क्या था? a था तो a लिख दिया, और 2x+5 क्या था? c था तो c लिख दिया। अब मैं ये देख पा रहा हूं ना कि a+a³ + b³ + c³ का मान 3abc के बराबर है। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब कंडीशन आपने भी पढ़ी ना, जब a+b+c जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तभी होगा। और a क्या है? x+4, b क्या है? 2x+1, c क्या है? 2x+5। इनको जोड़कर हमें 0 के बराबर करना है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनको जोड़कर हमारे पास आ जाएगा 5x और 5 4 9 और 1 10, ये आ जाएगा सर। और अगर इसको 0 के बराबर करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास -10/5 आएगी। और -10/5 का सिंपल एक मतलब है कि सर ये आंसर -2 दे देगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बिल्कुल सिंपल सरल सी बात थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें है कि x+y+z बराबर इतना दिया है, xy+yz+zx 1 है और x³ इतना है, 6xyz का मान क्या होगा। यहां पर मुझे xyz चाहिए, 6 लगा है वो बात की बात है, लेकिन जो मान चाहिए वो किसका मान चाहिए? xyz का। अब सोचना ये है कि हम इसमें ऐसा कौन सा प्रतिरूप इस्तेमाल करें कि जिसमें xyz आ जाए और उससे अपना काम बन जाए। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पर भाई अपने पास तो x+y+z का मान भी दिया है, xy+yz+zx का मान भी दिया है, x³ इसका मान भी दिया है। तो हमें सिंपल फॉर्मूला ही तो यूज करना है कि x³ + y³ + z³ मान दिया है 34, माइनस में हमारे पास क्या होता है? 3xyz होता है, 3xyz लिखेंगे। बराबर में अपने पास क्या आएगा? एक ब्रैकेट में आता है x+y+z जिसका मान ये दिया हुआ है, यस और नो। दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्या? x+y+z का होल स्क्वायर, यानी 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, -3 और ब्रैकेट में xy+yz+zx जिसका मान 1 दिया हुआ है 1 बोलोगे हाँ सर। अब यही सिंपल काम हमको, ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा स्टेप मैं लिख रहा हूं ना, ये यहाँ पे लिखना नहीं होता, सीधे यहीं से काम होगा, लिखने की इसकी जरूरत नहीं है। जैसे 16 में से 3 माइनस करेंगे 13, 13 × 4 52 हो जाएगा, 52 यहाँ पर हो जाएगा। अभी इधर क्या लिखोगे? अभी इधर लिखोगे 34 माइनस में 52 और बराबर में अपने पास क्या आ जाएगा? बराबर में अपने पास आ गया प्लस का 3xyz। अब अभी इसका डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस अपने पास क्या आएगा? माइनस का 18 और ये मान है 3xyz का। अच्छा हमको क्या चाहिए था? हमको 6xyz चाहिए था, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाता और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होता। तो 6xyz की वैल्यू क्या आ जाती? माइनस का 36 आ जाती। तो -36 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर चल रहा है मामला? दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नेक्स्ट आइए, ये a+b+c की वैल्यू 8 दे रखी है, ab+bc+ca की वैल्यू 14 है इसका मान। तो अब सीधे सीधे इसका मान चाहिए, तो a+b+c एक ब्रैकेट में आ गया 8, यानी दूसरे ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर यानी कि 64 आ गया, और माइनस तीसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? तीसरे वाले हिस्से में 3 ब्रैकेट में a+b+c, तो 14 हो गया ये। अब आप देखिए 64 में से 14 से 42 घटाएंगे तो अपने पास 22 बचेगा, और 22 × 8 176 होता है क्या? तो 176 सीधा आंसर हो जाएगा। 22 × 8 176 सीधा आंसर बन गया। तो इसमें बहुत ज्यादा वो टेंशन की जरूरत नहीं है कि अगर ये सवाल आ जाएंगे तो कैसे होगा। a+b+c 8 दे रखा है, ab+bc+ca 11 दे रखा है, इसका मान चाहिए। तो पहले ऊपर से हम a³ + b³ + c³ -3abc का मान निकाल लेते हैं, जैसे अभी निकाल लेते हैं। तो a+b+c का होल क्यूब, वो a+b+c एक ब्रैकेट में आ गया तो हमारे पास हो गया 8। दूसरे ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर हो गया 64, माइनस में हमारे पास आएगा 3 ब्रैकेट में ab+bc+ca जिसकी वैल्यू हमारे पास 11 दे रखी है, और अपॉन में क्या दे रखा है भाई? अपॉन में दे रखा है 4। तो 4 दूनी 8, यानी आंसर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 2 का मल्टीपल होना चाहिए तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि एक विषम संख्या है, हमें 2 का मल्टीपल चाहिए। 64 में से अगर हम 33 घटा लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? 31, और 31 × 2 करने पर क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। a+b+c की वैल्यू 1 है, ab+bc+ca की वैल्यू -8 है, a³ + b³ + c³ की वैल्यू -11 है, इसका मान पूछ रहा देखो अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो मैं एक काम कर लेता हूं,
मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, आप बोलोगे आ जाएगा। ऊपर हमारे पास बनेगा ए क्यूब, यहाँ पे बनेगा बी क्यूब और यहाँ पे बनेगा सी क्यूब, करेक्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में इसी का स्क्वायर, फिर माइनस में आ जाएगा अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और इसका मान दिया है हमने पास माइनस का 8, तो ये हो जाएगा प्लस गुणे 8, और प्लस में आ जाएगा 3ABC। अब ए बी सी की वैल्यू हमारे पास तो दी नहीं है क्योंकि वो हमारे पास नीचे भी नहीं है। अब यहां से सिर्फ काम ये है कि हमारे पास ए बी सी का मान आ जाए तो वो वैल्यू यहां पे भी रखी जाएगी और नीचे भी रखी जाएगी। अब ए बी सी का मान आएगा कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। इस मान को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, कर लेना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत संघर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए, और कितना दे रखा है, माइनस का 11, तो सिर्फ -11 बराबर में लिखना है और कुछ नहीं करना था। संघर्ष का मतलब ऐसा नहीं कि हर बार कठिन मामला हो जाए। तो 8 × 24 और 1 25, और यहां पर हो जाएगा इसका मतलब 3ABC बराबर में हो जाएगा -11 और -11/25 हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, 3ABC की। अब यही वैल्यू अगर हम यहां रख के ऊपर मामला रख ले तो हमारे पास ऊपर भी कुछ आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे -11/75 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास देखिए क्या आएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8 × 24 और 1 25, ठीक है, और इसकी वैल्यू -11/25, -11/25, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा -11/25 के साथ नीचे ABC है तो 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सॉल्व करना रहेगा, सरल हो जाएगा मामला। समझ पाए। अभी कुछ बच्चों को इसमें हो सकता है डाउट हो, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मैं आपको फिर से बता दूंगा। जिसको भी कभी भी ये लगे कि डाउट है कोई, मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आया कि कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया ABC, ठीक, ABC, BC से BC खत्म हो जाएगा, ऊपर A क्यूब हो जाएगा, AC से AC खत्म हो जाएगा, ऊपर B क्यूब हो जाएगा, और AB से AB खत्म होगा तो ऊपर C क्यूब होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है ना, नीचे ABC है, छोड़ दीजिए, इसका फॉर्मूला तो पता है ना आपको। इसका जो फॉर्मूला है वही रखना है, और इस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू आपके पास -11 दे रखी है, ये -11 हो गया आपके पास। इसमें आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जैसा था इसको लिख सकते हो। अब इसका मान तो निकालना ही पड़ेगा, तो -11 फॉर्मूला देखना है, A प्लस बी प्लस सी यानी कि 1, दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, और माइनस में 3 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस C है, उसका मान आपके पास -8 दिया हुआ है, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा और 8 बना रहेगा, ठीक। और प्लस में इधर क्या आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा 3ABC, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, -11, ये अपने पास 8 × 3 = 24 और 1 25 बनता दिखाई देगा, आप बोलोगे हाँ, और प्लस में अपने पास क्या रहेगा, 3ABC। अच्छा, यहां पर ये प्लस में था, मैंने क्या कर दिया था, गुणे में कर दिया था, कोई बात नहीं, तो -11 हो जाएगा, -25 के साथ हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा अपने पास 3, और ये मान हो जाएगा ABC का। अब देखिए 25 और 11 36, -36/3 का मतलब ABC का जो मान हो जाएगा वो -12 हो जाएगा, ABC का मान -12, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई थी। तो अगर ABC का मान हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ABC का मान -12 आ रहा है, तो -12 नीचे लिख देते हैं, और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब का मान अपने पास दे रखा है -11, तो ऊपर -11 है, नीचे -12 है, लेकिन ऑप्शन यहां मैच नहीं कर रहा है। क्या कुछ गड़बड़ हो रही है, देखे क्या। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मान दिया ही हुआ है, ऐसा तो नहीं ऊपर नीचे कोई मान में गड़बड़ लिखा हो, नहीं लिखा तो नहीं है, सही तो लिखा है, -11 ऊपर ही लिखा है ना, ऊपर भी -11 लिखा है, -8 लिखा है, 1 यहाँ पे लिखा ही लिखा है, तो फिर ठीक है ना। प्लस में 3ABC आ जाएगा, -11 इधर आएगा तो माइनस का
25 माइनस 36 हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। फिर तो ठीक लिखा है ना। देखो नीचे तो 12 कंफर्म हो गया, नीचे 12 कंफर्म हो गया तो हम ये समझ सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन तो आंसर नहीं होंगे। हो सकता है मिसप्रिंट हो गई हो। आप लोग मुझे बताना सॉल्व करके कि -11/12 ठीक है या फिर कुछ और होगा इसकी जगह। ठीक है, तो हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो यहाँ पर, आप लोग मुझे कमेंट से बता देना। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। करेक्ट है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। और सारा का सारा यही फॉर्मूले हैं जो अभी आपने देखे थे। हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है वो सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज किया, क्योंकि वैल्यू उसी हिसाब से दी हुई थी, है ना। आप देख पा रहे हो ना, वैल्यू जो है ये इसी हिसाब से दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है, या आप अगर टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे मैथ बाय अनुराग दीक्षित तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं अपनी एप्लीकेशन पर सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूं। आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी मैथ बाय अनुराग दीक्षित, और उस पर आपको कंप्लीट मैथ का कोर्स मिलेगा, वो भी फ्री फ्रॉम A to Z, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। ये पहला बैच रहेगा एप्लीकेशन पे, इसलिए सबके लिए फ्री रहेगा पूरा का पूरा। आपको सिर्फ एप्लीकेशन पर आना है, रजिस्ट्रेशन करना है, मेरे पास एक OTP आएगा, आपके जिस नंबर से आप देखना चाहोगे मैं उसको यहाँ से अलाउ कर दूंगा, तो आपको फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा पेन टैब से। ठीक है, और अच्छी बात है कि अगर आगे बोर्ड मिल जाएगा तो ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बात अच्छी लगी होगी। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन चीजों के साथ। जय हिंद।